मैं ओम प्रकाश। आप हैं रामकिशोर मेहता जी, बूंदी पधारे हुए हैं, और बात ही बात में पता चला कि दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जो झूठन से बहुत मशहूर हुए, उनके साथ आपने 4 साल चंदा, जो अब चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 4 वर्ष काम किया। और आप रामकिशोर मेहता जी कर्मकांड पाखंडवादी नहीं हैं। वैचारिकी से ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बताते हैं कि वो दलित पैंथर से जुड़े हुए थे और उस वक़्त कविताएं कर रहे थे। आपके साथ 4 वर्ष काम किया। आप है रामकिशोर मेहता जी, और आज यहाँ बूंदी में मोती कुंज में पधारे हुए हैं आप कि, और यहाँ हमारे बगल में बैठे हुए हैं सूर्य प्रकाश पाठक जी, बूंदी के गज़लकार हैं, जवाहर नगर में रहते हैं। दोनों साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे निवास पर है। अब सामान्य चर्चा साहित्यकारों के बीच में कैसे होती है, यहाँ के पाठक श्रोता उससे रूबरू हो गए। गजलकार का तो दरअसल ठप्पा लग गया मुझको। वैसे मैं सब कुछ ही लिखता हूँ। क्या कहानियाँ भी किस लिखता किस हूँ, फील्ड में लिखते हैं? कहानी लिखे हूँ। अच्छा, और उपन्यास नज्म भी है, उपन्यास तक में पहुँचा। सोशल उसमें उपन्यास के पाठक तो रहे आप। उपन्यास पढ़ने में तो कोई ये आप असीमित आपका जो नाम है पाठक, इस अर्थ में आप उपन्यास के पाठक भी हैं। मैं पाठक ही हूँ दरअसल। और नाटक नहीं, मैंने नाटक पर भी बहुत काम किया, व्यंग पर भी काम किया। 5 साल तक मैंने लगातार एक पत्रिका में, एक गट्टी का एक पेपर निकलता है दैनिक मध्य प्रदेश, छंद कविताएं भी लिखी हैं और गैर छंद वाली भी लिखी। मैं आपको सुनाना चाह रहा था दरअसल। सुनाइए सुन लेते हैं ना, एक कविता वह संधि पर। हाँ सुनाइए, एक कविता वह संधि को सुनाइए। कि पथ अनजाना धीर धरो मन, पथ अनजाना धीर धरो मन, ये कपोल पर उगती कीले, जो फूटे हो अंकुर नवल लता में देह धर्म, नवल लता में देह धर्म के रूप कई दिखलाता दर्पण, धीर धरो मन। क्यों चाहे मन बाह गए ले जाए कोई, अनचिन्हे अनजाने पथ पर, उड़ता आंचल बिखरे कुंतल, धीर धरो मन। नैनों में भर लिए दृश्य क्यों, युगल कपोत मिलकर करते जो प्रतिबल, मोहक नर्तन मधुरम गुंजन, धीर धरो। ये आपके उसमें बहुत प्रांजलता है आपकी कविता में, भाषा में आपकी जो है संस्कृत का काफी कुछ प्रभाव है। आप निश्चित रूप से जिस परिवार में पल करके बड़े हुए हैं तो वहाँ पर ये बड़े स्वाभाविक रूप से आ जाता है। एक प्रेम की कविता हिंदी सर जी, एक प्रेम की कविता मैं भी सुना था। मैं गाँव का आदमी हूँ, और गाँव के जिस लड़की के बारे में वो कविता है, वो मुझसे 1 साल जूनियर थी और साइंस की विद्यार्थी थी। और उसको जब कभी कोई कठिनाई होती थी, घर एक ही गली में रहने वाले, तो उसको मैं कभी कभी पढ़ा दिया करता था। और बहुत एकांत में भी बैठे रहे। परिवारों में तो जो गांव के जो रिश्ते हैं वो तो वैसे रहते ही हैं, सब एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। उस पर एक कविता लिखी, उससे कभी कहा नहीं, लेकिन बाद में जो कविता लिखी वो याद आता है कि सोचे कह सकते थे, हिम्मत करते हुए सोचता हूँ पूछूंगा पाकर जीवन में एकाकीपन, सोचता हूँ अब कभी मिले तो, सोचता हूँ पूछूंगा पाकर जीवन में एकाकीपन, क्या केवल मेरे ही मन में था भावों का उद्वेलन। वह संधि की उमड़ती नदी पार की, पाट कर पाठ्य पुस्तकों का पुल, पोर छू सका न पोर, तोड़ता कैसे विश्वास था विपुल। समय बीतता गया, पा सका न एक शब्द संबोधन, अस्वीकृत हुए गांव रिश्ते, क्या आकर्षित था तेरा भी मन, सोचता हूँ पूछूंगा पाकर जीवन में एकाकीपन, क्या केवल मेरे ही मन में था भावों का उद्वेलन।
अलसाई आंखों का गणित ना पकड़ो। समझने का, ओ, गणित स्टूल ना बैठो। समझ ना सका, नजर रही चेहरे पर अटकी, अंगड़ाई का अर्थ मैं समझ ना सका झुके हुए नैनों का मौन निमंत्रण, सोचता हूँ पूछूंगा पाकर जीवन में एकाकीपन क्या केवल मेरे ही मन में था, भावों का उज्ज्वलन। प्रथम पुरुष के आने को तुमने तो शायद द्वार खुले छोड़े थे, साहस का अभाव रहा होगा, मुझ में ही कैसे कह दूं, संकेत बहुत थोड़े थे, चाहा पर तोड़ सकाना, संयम शोधित संस्कार मन, होठ सी लिए तुमने भी तो हो सकीना नारी मन, सोचता हूँ पूछूंगा पाकर जीवन में एकाकीपन क्या केवल मेरे ही मन में था, भावों का उज्ज्वलन। तो ये तो उस उम्र की कविता है। अच्छा, वो याद किया से आपने, काफी वो जुड़े दौर हैं। अभी याद रखा। कविता तो अभी बनी होगी है, कविता करीब 40 साल में 40 साल पहले ही बन रही थी। एक छोटी सी कविता और देखिए, सुनाइए। पुरानी अतीत से जुड़ी जो यादें हैं। हाँ, ये गली सकरी, पुराना घर और मौसम पतंगों का। मौसम। गली सकरी, पुराना घर और मौसम पतंगों का, मेरी छत से अगर गिनकर कहूँ तो 5वीं छत पर। अच्छा, मेरी छत से अगर गिनकर कहूँ तो 5वीं छत पर वही 14 बरस की सांवली दुबली सी एक लड़की, टुक मुस्कुरा कर झट जो जीने से उतर जाती तो सारा दिन महकता। बहुत बदमाश थे। अरे यार, और आज भी याद है। एक कविता जो है इसके आधुनिक प्रसंग की वो सुना रहा हूँ मैं आपको, सुनिए। उसने संगीत कर मेरे हाथों से किताब फेंक दी और कहा, लो मैं तुम्हारे हाथों में हूँ, अब मुझे पढ़ो कविता की तरह, कहानी की तरह, उपन्यास की तरह। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इतना पढ़ना आप देख रहे हैं राम किशोर मेहता, जो अहमदाबाद में हैं, 9 साल से अहमदाबाद में रह रहे हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इन्होंने काम किया, तो 4-5 शहरों में। अब ये बेटे के साथ या बेटा इनके साथ रह रहा है, क्या कहना उचित रहेगा? नहीं, मैं रह रहा हूँ बेटे के साथ ही, और उससे बड़ा सीधी सी बात ये है कि क्योंकि मैं उसके साथ में रह रहा हूँ, उस पर कोई इंटरफियर उसके परिवार में बिल्कुल नहीं करता। नो इंटरफियर, जैसा तुम्हें जीना है वैसा, जैसा तुम्हें जीना है वैसा जिए, और वो मेरे उसमें इंटरफियर नहीं करता। अच्छा, बहू जिसे बेटी कहते हो आप, हाँ, बेटी कहता वो हूँ। क्या करती है? वो बहुत समय तक तो कुछ नहीं करती रही, हालांकि वो MSc मैथमेटिक्स से थी और ये थी उसमें MPhil किया हुआ था, कुछ समय ट्यूटोरियल पढ़ाती रही। फिर वो आजकल वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, तो मैंने उसको बोला कि बिटिया तो गाती इतना अच्छा है, तुमने साहित्य ये क्यों नहीं सीखा, गायन क्यों नहीं सीखा? बोला पापा नहीं सिखाया, फिर नहीं हमें किसी ने वो किया। आजकल वो गा भी रही है, धीरे धीरे प्रोफेशनल हो जा सकती है। और आजकल जो है LIC में जो है लाइफ इंश्योरेंस का, इसका क्या बोलते हैं, एजेंट बैंक नहीं, बैंक का SBI का लाइफ इंश्योरेंस का कुछ वो काम कर रही है। वो बेटा मेरा पोता है वो BDS कर रहा है, मेरी पोती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग कर रही है। 2 बच्चे हैं उनके, दोनों बहुत अच्छे हैं अपने। अब मुझे दादाजी को जरूरत पड़ती है तो वो एक आवाज़ लगाते हैं, और सब वो कोई सी बच्चे को बोल दो, वो सब दादाजी का हुक्म जो बिना किसी उसके जो है वो पारित हो जाएगा। और दादाजी अपने आप में इतने व्यस्त हैं कि भाई हमें जो पढ़ने से, जैसे मैंने बोला कि 6 महीने तक मुझे जो है गौतम बुद्ध ने जो है एक कंबल की तरह लपेट लिया था, मैं कंबल को छुटाऊं भी तो वो नहीं छूटता था, वो मुझे लपेट लिया। अच्छा, गौतम बुद्ध पे काम कर रहे हैं अभी लगातार? वैसे गौतम बुद्ध पर मैंने जो है करीब 200-250 पेज का एक वो, मतलब इट्स क्रिटिकल, वो अनुमोदन करता हुआ नहीं है उनकी, ना उनकी विचारधारा को, ना उनको ना बुराई करता हुआ भी नहीं है। उसमें एक बैलेंस ये है, जैसे मैं किस ढंग से सोचता हूँ गौतम बुद्ध के बारे में। आप लोगों को कभी वैसा समझ में आया होगा या नहीं, या किसी ने कहा भी होगा, गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट है, अपो दीपक भव, आप अपने दीपक खुद बनो। और दूसरी तरफ थोड़ा और बाहर निकलोगे तो गौतम ये कहते हुए नजर आएंगे
कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सबके लिए, एंड संगम शरणम गच्छामि। तो मेरा उनसे सवाल उठता है कि अगर मैं अपना दीपक खुद बनूंगा तो तुम्हारे बाड़े में भीड़ बन के क्यों भरती हूँ? सही है सर। तुम्हारे बारे में क्यों भेड़ भर के? फिर तो मैं अपने आप खुद जो कुछ करना है अपने आप समझूंगा, अपना सत्य मैं अपने आप खोजूंगा। देखो गुरु तो रास्ता दिखाता है बस। उनका तो एक ये वाक्य काफी है मेरे लिए कि आपको दीपक भव, आप अपना दीपक खुद बनो, आप अपने आप खुद सोचो, अपना सत्य खुद खोजो, उसको खोज करके और अपना रास्ता खुद चुनो। किसी से गाइडेड होगा तो गाइडेड। वो ये भी बोलता है कि कोई बात इसलिए नहीं मानो कि मैं कह रहा हूँ, कोई बात इसलिए नहीं मानो कि आपके बुजुर्ग कह रहे हैं, कोई बात इसलिए मत मानो कि जो है ये प्रचलित है कि सब लोग इसी किस्म से कर रहे हैं, आपको भी वैसे ही करना है। वो किसी भी तरीके, ईश्वर के नाम से लिखा हुआ, कैसा भी लिखा हुआ, आप अपने आप तय करो कि ये आपके लिए क्या सच क्या है। उसमें आप अपने सच की खोज खुद करो। लेकिन जब वो मुझसे ये कहता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो उसने तो मेरा तो सच खोजने का रास्ता रोक दिया ना। चलो ये तो ठीक है ये, लेकिन आप 6 महीने से काम कर रहे हैं, लगभग करीब करीब काम हो ही चुका, अध्ययन भी पूरा हो चुका। हाँ, नहीं वो लिख भी चुका है, मैंने आपको भेजा भी है। बुद्ध का प्रभाव इस वक्त देश में कितना होगा, इस पर क्या कहेंगे? आज एक अध्ययन की सबसे पहली बात जो जिसने मुझे लीड किया कि इस देश में केवल 0.7% बौद्ध हैं, और वो भी दो तरीके के बौद्ध हैं। एक तो वो जो कि तिब्बत से आए हैं और हमारे हिमालयन उसमें हैं, वो पूरे हिमालयन पट्टी में है वो, और दूसरे वो जो महाराष्ट्र में है और जो इसके अंबेडकर द्वारा जो वो कन्वर्ट किए गए। और दोनों बिल्कुल अलग अलग विचारधारा के हैं, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। और मतलब ये दर्द उठता है कि बुद्ध जो है, जिसको हम ये समझ के चलते रहे कि बुद्ध जो है अंत्योदय का व्यक्ति है, जो सबसे पिछड़ा हुआ है, उसके बात करेगा, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन जब हम उनको एनालिसिस करना शुरू करते हैं उनकी जिंदगी के हिस्सों का, तो बहुत बार हमें लगता है कि या तो हमें गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, या जो अगर वो सही है तो वहां पर कोई सिस्टम में गलती है। जैसे यही गलती है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या बुद्ध खुद होकर के कहेगा कि तुम बुद्ध की शरण में हो? नहीं, इसके लिए कहा गया, मुझे लगता है कि आप ये बात कह रहे हो, बुद्ध की शरण का मतलब है बुद्ध किसी व्यक्ति नहीं, बुद्ध यहाँ व्यक्ति नहीं है, बुद्धत्व तो जिसको प्राप्त हो गया सर, उसी बुद्धत्व का तो सवाल है ना। व्यक्ति बुद्ध नहीं रह गया, नहीं, उसी गौतम बुद्ध नहीं रह गया, उसी बुद्धत्व का तो सवाल है ना कि वो क्या बुद्धत्व था। मैंने जो आपको उसमें अपनी बात कही वो ये थी कि अगर वो ये कहता है कि वो दुखी हुआ एक बीमार आदमी को जाते हुए देख करके, एक बूढ़े आदमी को जाते हुए देख करके, एक मृत्यु की शैया पर आदमी जाते हुए देख करके वो दुखी हुआ। तो एक शंका है ये, एक मिनट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर वो उसको दुखी हुआ तो वो उनका दुख को दूर करने का वो खोजने के लिए क्या रास्ता खोज के लाया वो? क्या उसके काल में भी लोग बीमार नहीं पड़ते थे बाद में जब वो बुद्ध हो गया? उसके काल में भी बुढ़ापे होते थे, वो खुद भी बुढ़ापा में हुआ, खुद भी वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसको उन्होंने निर्वाण कहा। तो कुल मिलाकर के निर्वाण भी एक शब्दावली है, कैवल्य भी एक शब्दावली है, मोक्ष भी एक शब्दावली है। चलिए हमारा सवाल तो रह गया, हमने शुरू में ही सवाल किया था कि आज बुद्ध का कितना प्रभाव देखते हैं आप भारत देश में? नहीं है ना प्रभाव। हम तो सिर्फ जाकर के बाहर, बुद्ध का मतलब यह नहीं है कि बुद्ध धर्म में चले जाओ, नहीं, बुद्ध के विचारों का भी कितना प्रभाव देखते हैं ना। कुल मिलाकर के मैं जिस ढंग से देखना चाहता हूँ कि बुद्ध को मैं एक वैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण से देखूंगा, तो मैं जो आज जो मेडिकल का काम कर रहे हैं, आज जो हमारी जो जिंदगी में जो सुधार लाए हैं, जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारी जिंदगी एवरेज एज जो थी वो 39 ईयर्स थी, आज हम 70 के आसपास तक हम जिंदा है। तो मैं तो कहता हूँ वो बेहतर बुद्ध है जो कि आज हमारे चिकित्सा प्रणाली में खड़े हुए हैं, वो बेहतर बुद्ध है। 1966 में जब हमारे पास, आप तो लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन हमें अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ा था, और तब हम जो हमारा भोजन का वो पेट भरा था, हम 40 करोड़ थे कुल मिलाकर के।
आज 140 करोड़ पर हमारा किसान जो पैदा करके खिला रहा है, हमको खिला रहा है, और हमारे मोदी जी बाहर को भी ये बोलते हैं कि मैं आधी दुनिया का पेट भर सकता हूँ, लेकिन उसका जो इलाज करने वाले थे वो बुद्ध कौन थे? वो साइंटिस्ट थे। वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि हमारी पैदावार बढ़ाई, जिन्होंने ये खोज के लाया कि यूपूसा 718, MP 718, पंजाब 591, जो गेहूं की नई वैरायटी उन्होंने खड़ी की थी उस समय पर, उससे हमारा उत्पादन दुगना हुआ, चौगुना हुआ। आज तो हम 10 गुना उत्पादन ले रहे हैं उसी में। तो वो हमारे लिए बुद्ध वो है, मेरे लिए बुद्ध वो, मेरे लिए ये बुद्ध जो मुझे कैवल्य देता है या मुझे निर्वाण दे रहा है, मुझे निर्वाण की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये जिंदगी जो है, मैं इसी जिंदगी को जीना चाहता हूँ, ना इससे पहले था ना उसके बाद में हूँ। मेरे पास केवल एक जिंदगी है। निर्वाण तो मोक्ष का ही हाँ, ना वही एक ही शब्द है ना, कैवल्य। जैन बोलते हैं